मैं एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमारी चर्चा जो है टेंस और कंडीशनल सेंटेंसेस पर हुई थी, जिसमें की जो है प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। आज जो है हमारी चर्चा अगले टॉपिक प्रोनाउन पर होगी। प्रोनाउन, ज़रा इसको ध्यान समझिएगा, क्या होता है प्रोनाउन, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, किस तरीके से इसमें चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को ध्यान समझिए। हमें जो है छोटे क्लासेस में बताया गया था सीधा सीधा प्रोनाउन की डेफिनेशन या फिर प्रोनाउन के बारे में, कि ऐसा शब्द, या फिर हिंदी में सीधा समझिए, द वर्ड विच इज यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्लूरल। जरा इसको ध्यान समझिएगा। प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज हो जाए वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। मतलब सीधे सीधे अगर हम एक पॉइंट में लिखना चाहें कि रिप्लेसेस नाउन, रिप्लेसेस नाउन या फिर विच रिप्लेसेस नाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। विच रिप्लेसेस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउन। इस चीज को बहुत ध्यान समझिएगा। क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई स्टोरी लिखा जाए या फिर कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज लिखा जाए, तो नाउन की रिपीटिशन की मतलब बार बार नाउन ना आए, उसकी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन को रोल में लाते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए कोई स्टोरी लिखी जा रही है, कोई कॉम्प्रिहेंशन लिखा जा रहा है, तो उसमें बार बार हमें नाउन अर्थात किसी का नाम ना लिखना पड़े, उसी नाम को अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। बेसिक प्रोनाउन जैसे आपको पता होगा कि मेल आ गया तो ही यूज कर लेंगे, फीमेल आ गया तो सी यूज कर लेंगे, इट यूज कर लेंगे, आई, वी, यू, दे, ये सब तो प्रोनाउन होते ही होते हैं। ये सब कहीं भी लिखे हुए मिलेंगे, प्रोनाउन रहेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है इसके डेफिनेशन के बारे में। विच रिप्लेसेस नाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन को हटाकर उसके स्थान पर आ जाए, वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जैसे मान लीजिए अगर हम एक शब्द यहां पे लिख दें, या फिर हम कहते हैं ऐसा वर्ड जो अच्छा ये बताओ, जो नाउन को रिप्लेस करेगा, जो नाउन के स्थान पर आएगा, तो जाहिर सी बात है वो नाउन को रिप्रेजेंट भी करेगा। तो अगर हम प्रोनाउन की दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहें, ये लिख दें कि विच रिप्रेजेंट्स नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, नाउन को प्रदर्शित करता है, संज्ञा को प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। जैसे आपको थोड़ा सा एग्जांपल से दिखाना चाहें, अगर हम ये लिखा हुआ दे दें कि आई हैव 10 बॉयज एंड ईच इज रेडी and each should do this work. Each should do this work. अब अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप अगर सीधा सीधा यहाँ पे देखना चाहेंगे तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि आई की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। लेकिन अब अगर आपसे ये पूछें क्या इस सेंटेंस में और भी एक को प्रोनाउन आपको नजर आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट तो प्रोनाउन नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम प्रोनाउन की डेफिनेशन पर जाएं, प्रोनाउन क्या कहता है? विच रिप्लेसेस नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे, या फिर विच रिप्रेजेंट्स नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव 10 बॉयज, मेरे पास कितने लड़के हैं? 10 लड़के। अब ये जो बॉय वर्ड है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच अपने आप में क्या होती है? नाउन होती है। बॉय आपको पता है कॉमन नाउन होता है। अगर बॉय अपने आप में नाउन है और यहां पे फिर आप ईच वर्ड पे जाइए, जो ये ईच वर्ड है, ये देखिए अपने आप में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरे पास 10 लड़के हैं और प्रत्येक को यह काम करना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहां पे जो प्रत्येक, जो ईच वर्ड है, ये वास्तव में इन्हीं लड़कों को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये वर्ड इन्हीं लड़कों को, अर्थात ये वर्ड अगर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? प्रोनाउन। इस तरीके से, इस लिहाज से हमें प्रोनाउन को समझना होगा कि ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन को रिप्रेजेंट कर दे, वो प्रोनाउन कहलाता है। एक तो होता है मैं डायरेक्ट प्रोनाउन देख गया, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, लगा ले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई सेंटेंस दे दे, इसमें आप देखेंगे जो ईच वर्ड है, ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन को दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे जो ईच वर्ड है, ये अपने आप में बॉय को दिखा रहा है, लड़के को दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? प्रोनाउन। क्लियर? अभी एक सेंटेंस आपको यहां पे और लिखा हुआ दे दें कि each of the girls is doing her
वर्ग। अभी इन सब चीज़ों पे मत जाइए, बस इतना समझिए कि यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि गर्ल की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आपका आंसर होगा सर ये कॉमन नाउन है, अर्थात इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गई, ये नाउन है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ईच वर्ड है, ये अपने आप में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? लड़कियों में से प्रत्येक लड़की अपना काम कर रही है, लड़कियों में से प्रत्येक लड़की। अब यहां पे अगर आप इसका मीनिंग निकालेंगे तो जो ईच वर्ड है ये वास्तव में गर्ल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये वर्ड अपने आप में गर्ल अर्थात नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या हो जाएगी, प्रोनाउन हो जाएगी। तो ये चीज हमें थोड़ा सा समझना होगा। एक तो होता है हमें प्रोनाउन सीधे सीधे दिख गया, ही सी इट आई वी यू दे, लेकिन एक होता है हमें प्रोनाउन को पहचानना पड़ेगा। उसके लिए हम सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, विच रिप्लेसेस नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे, या फिर विच रिप्रेजेंट्स नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे अगर हम यहां पे देखें, जो ईच वर्ड है ये बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है और बॉय की पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होती है। अगर ये वर्ड नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन जाएगी। सिमिलरली अगर इस वाले सेंटेंस में देखें तो जो ईच वर्ड है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या हो जाएगी, प्रोनाउन हो जाएगी। तो नाउन को हमें थोड़ा सा समझना होगा कि ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे या फिर नाउन को रिप्रेजेंट करे, नाउन के स्थान पर प्रयोग हो, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर? और प्रोनाउन का यूज क्या होता है, नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। जो नाउन अगर मान लो किसी सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है, किसी का नाम बार बार आ रहा है, तो उसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। क्लियर? तो ये चीज आपको थोड़ा सा, वैसे भी थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे कि अगर नाउन से पहले क्या लगा है, प्रो, तो अगर प्रो वर्ड लग गया, आपको पता है अगर कोई भी चीज, किसी भी चीज का प्रो वर्जन आता है तो जो पहले वाला वर्जन होता है वो क्या हो जाता है, जो प्रो वर्जन होता है वो पहले वाले वर्जन क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो सेम फंक्शन इसका भी है। अगर नाउन से पहले प्रो लग गया है तो इसका मतलब जो नाउन का जो ये प्रोनाउन क्या करेगा, नाउन को रिप्लेस कर देगा। क्लियर? थोड़ा सा जोक हो गया, लेकिन आप लोग थोड़ा इतना जानिएगा कि प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे या फिर नाउन को रिप्रेजेंट करे, नाउन के स्थान पर प्रयोग हो, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर? अब जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो ईच वर्ड है ये अपने आप में नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो गई। यहाँ पे भी ईच वर्ड अपने आप में लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या हो गई, प्रोनाउन। क्लियर? अब इसी में मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम और लिखना चाहें कि मान लीजिए लिख दें कि मेनी ऑफ द बॉयज आर रेडी टू प्ले क्रिकेट। अब अगर ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल गया, मेनी ऑफ द बॉयज आर रेडी टू प्ले क्रिकेट, हमने आपसे कहा बताइए क्या इस पूरे सेंटेंस में कहीं पे प्रोनाउन यूज हुआ है, तो आप देखेंगे इसमें डायरेक्ट तो कोई प्रोनाउन नहीं मिल रहा था, ही सी इट आई वी यू दे कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन यहां पे एक वर्ड देख रहे होंगे मेनी। जो मेनी वर्ड है ये वास्तव में इन्हीं लड़कों को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। लड़कों में से कई लड़के क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। तो ये जो मेनी वर्ड है ये किनको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयज को। बॉयज की पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होती है, ये वर्ड नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, प्रोनाउन हो जाएगी। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, प्रोनाउन। वैसे भी थोड़ा सा आपको बता दें कि जो ऑफ द वर्ड होता है ये अपने आप में सिलेक्शन बताता है। क्या बताता है? ये अपने आप में सिलेक्शन बताता है। और सिलेक्शन जाहिर सी बात है, नाउन अगर कह दें तुम्हें जो है 10 पेन दे दें, कहे इसमें से किसी एक चीज का सिलेक्शन करो, तो 10 पेन में से कोई एक ही पेन तो सेलेक्ट करोगे, तो पेन में से पेन ही सेलेक्ट करोगे। तो वैसे ही अगर नाउन से पहले ऑफ द लग गया तो इसी नाउन को ही सेलेक्ट किया जाएगा, नाउन को ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ऑफ द से पहले लिखा हुआ जो वर्ड होगा उसकी पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा क्या होती है, प्रोनाउन। तो मन हो तो इसको अपनी नोट्स में थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि अगर कहीं भी आपको ऑफ द लिखा हुआ मिले तो ऑफ द से पहले जो वर्ड आएगा उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा प्रोनाउन होगी। उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच हमें क्या होगी, प्रोनाउन। यहाँ पे जाहिर सी बात है ऑफ द के बाद नाउन आएगा और ऑफ द क्या बताता है, सिलेक्शन। ये सिलेक्शन करेगा नाउन से, अर्थात नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो वर्ड आएगा उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, प्रोनाउन। तो यहाँ पे भी मेनी की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को थोड़ा सा पहचानना जानते रहिएगा। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, जो नाउन को रिप्लेस करे, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर? इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जरा प्रोनाउन को हम थोड़ा आगे समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए
जो प्रोनाउन होते हैं उनमें 3 केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं? 3। एक केस होता है आपका सब्जेक्टिव, एक केस आपका होता है ऑब्जेक्टिव, और एक केस आपका होता है पॉजिटिव। ये थोड़ा चार्ट आपको ध्यान रखना है कि प्रोनाउन के कितने केसेस होते हैं। तो प्रोनाउन के आपके 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। थोड़ा सा एक बात जान लीजिए कि अगर कोई भी सेंटेंस बनाया जाता है तो सेंटेंस में जनरली सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है, उसके बाद वर्ब लिखा हुआ मिलता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है। तो इसमें वर्ब से पहले जो केस आता है उसे सब्जेक्टिव केस बोलते हैं और वर्ब के बाद जो केस आता है उसे ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो वैसे ही नाउन के भी अपने सब्जेक्टिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं और पॉसेसिव केस होते हैं। जरा इन्हें ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम अगर ही लेके चले, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, उसके बाद दे, इट को भी छोड़ दीजिए, ही, सी, इट, ही, सी, इट, दे, यू, आई और वी। ये सारे के सारे क्या है? सब्जेक्टिव केस। ही, सी, इट, दे, यू, आई और वी सब्जेक्टिव केस होते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। तो जो चीजें सेम होती हैं थोड़ा उन्हें ध्यान रखिएगा। इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक इट और एक यू। आपको ध्यान रखना है कि जो इट होता है इसका सब्जेक्टिव केस भी जो है इट होता है, और जो यू होता है इसका भी सब्जेक्टिव केस यू ही होता है। इस चीज को थोड़ा दिमाग में याद रखिएगा, इसको इसलिए इसको हमने अलग किया। आई जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और वी जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, यू का यू, आई का मी और वी का अस। ऑब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब के बाद करते हैं और सब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब से पहले करते हैं किसी भी सेंटेंस में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो पॉजेसिव केस होता है ये भी अपने आप में 2 टाइप का होता है। जो पॉजेसिव केस होता है 2 टाइप का। ये पॉजेसिव केस हमेशा 2 ही फॉर्म में पाए जाते हैं। एक होता है पॉजेसिव डिटरमाइनर और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब आप कहेंगे सर प्रोनाउन तो पता है लेकिन डिटरमाइनर, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी के लिए डिटरमाइनर पूरा एक चैप्टर है, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए, जो वर्ड नाउन से जस्ट पहले यूज हो जाए अर्थात नाउन को डिटरमाइन करे वो डिटरमाइनर कहलाता है। जैसे मान लिख दें पेन, पेन की पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। अगर इससे जस्ट पहले हम माई लिख देंगे तो देखिए ये वर्ड जो है नाउन से जस्ट पहले यूज हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर का प्रयोग नाउन से जस्ट पहले करते हैं। इट इज यूज्ड जस्ट बिफोर नाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन से जस्ट पहले यूज होता है वो अपने आप में क्या कहलाता है? डिटरमाइनर कहलाता है। क्लियर? अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पे अगर हम कहें जो ही होता है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, इसका पॉजेसिव डिटरमाइनर हिज होता है और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है। ध्यान दिए रहना, पॉजेसिव डिटरमाइनर भी हिज और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज। सी का पॉजेसिव डिटरमाइनर हर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है। हर, हर्ष। इट का पॉजेसिव डिटरमाइनर इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो इट्स होता है। ठीक। उसके बाद दे जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। इट को भी छोड़ दीजिए, इसको भी ब्लैंक रखिए क्योंकि इसको हम पूरा अलग से समझाएंगे थोड़ा सा। ये जो दे होता है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इसका पॉजेसिव डिटरमाइनर होता है देयर और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। यू का पॉजेसिव डिटरमाइनर होता है योर और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। क्लियर? आई का पॉजेसिव डिटरमाइनर होता है माई और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। इस चीज को दिमाग में याद रखिए। वी का पॉजेसिव डिटरमाइनर होता है आवर और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स। इन चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा। हमने आपको क्या बताया कि जो पॉजेसिव फॉर्म होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है पॉजेसिव डिटरमाइनर और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। आपको क्या ध्यान रखना है कि ही सब्जेक्टिव फॉर्म हिम, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिज उसका पॉजेसिव डिटरमाइनर और हिज ही उसका प्रोनाउन। सी हर, हर और हर्ष।
उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इट का इट होता है, दे का देम होता है, देयर होता है, देयर्स होता है, यू का यू, योर और योर्स, आई का मी, माई और माइन, वी का अस, आवर और आवर्स। एक चीज और आपको याद रखना है कि जो ही, सी, इट और दे होता है ये अपने आप में थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड पर्सन का मतलब होता है नॉन एक्टिव पर्सन, अर्थात ऐसा पर्सन जिसका सेंटेंस में कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है। जो नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं उनका सेंटेंस में कोई भी रोल नहीं होता है, इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन बोलते हैं? थर्ड पर्सन। ही, सी, इट और दे किस पर्सन के अंतर्गत आते हैं? थर्ड पर्सन। यू जो होता है ये अपने आप में सेकंड पर्सन, या इसी को एक नाम दिया जाता है लिसनर। लिसनर का मतलब होता है बात को सुनने वाला। जो बात, जैसे मान लीजिए हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो अभी आप सुन रहे हैं तो आप यू हैं, अर्थात आप लिसनर हैं, या फिर आप सेकंड पर्सन हैं। आई और वी जो होता है वो अपने आप में फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं स्पीकर। स्पीकर का मतलब होता है बात को कहने वाला। क्लियर? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है आई और वी अपने आप में फर्स्ट पर्सन होते हैं जो कि स्पीकर को बताते हैं। यू अपने आप में सेकंड पर्सन होता है जो कि लिसनर को बताता है, जबकि ही, सी, इट और दे अपने आप में थर्ड पर्सन या फिर नॉन एक्टिव पर्सन। आपको ये चार्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, पजेसिव डिटरमाइनर क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स, योर, योर्स, माई, माइन और आवर, आवर्स। क्लियर? इस चार्ट का थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे थोड़ा हम समझेंगे। हमने आपको अभी भी बताया कि अगर कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है तो सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखते हैं, और वर्ब के बाद हम कौन सा फॉर्म लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इस चीज को हमें कोई भी सेंटेंस लिखते हुए फॉलो करना है। जैसे अगर मान लीजिए हम ये लिखा हुआ दे दें कि ही लाइक्ड सी, मान लीजिए ये सेंटेंस छोटा सा लिखा हुआ दे दें कि ही लाइक्ड सी, तो आप इस सेंटेंस पे जाएंगे, देखेंगे लाइक्ड क्या होती है? वर्ब होता है। वर्ब से पहले कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव फॉर्म। बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म आती है, लेकिन वर्ब के बाद हम सी का प्रयोग ना करके इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या यूज करेंगे? हर। वर्ब के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के पहले सब्जेक्टिव फॉर्म और वर्ब के पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इसी को बेस्ड बनाते हुए एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेट ही एंड सी शुड गो देयर। अब ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपसे पूछेगा क्या ये सेंटेंस सही है या इसमें किसी पार्ट में एरर है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा बता दें। लेट, जो लेट होता है इसका मतलब होता है अलाउ, मतलब अनुमति देना, अर्थात इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो वर्ब होती है। लेट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? वर्ब। इस चीज को आज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि लेट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? वर्ब। अब जाहिर सी बात है, अगर लेट की पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले तो कुछ आया नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं इससे पहले लगाने का, लेकिन वर्ब के बाद हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जबकि अगर आप चार्ट देखेंगे तो ही और सी अपने आप में सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये अगर वर्ब है और वर्ब के बाद अगर सब्जेक्टिव फॉर्म यूज किया है तो वो सेंटेंस अपने आप में गलत होगा। आप यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम लिखेंगे और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? लेट हिम एंड हर शुड गो देयर। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं भी लेट वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेट वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अभी मान लीजिए यहीं पे एक सेंटेंस आपको और लिखा हुआ दे दिया जाए कि लेट यू एंड सी शुड हेल्प ईच अदर। मान लीजिए ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल गया, लेट यू एंड शी शुड हेल्प ईच अदर, तो आप देखेंगे लेट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? वर्ब। वर्ब के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब यहां पे देखिए यू जो होता है, अगर आप पीछे चार्ट देखेंगे तो यू का सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू। तो यहां पे इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब अगर यू लिखा है तो ये किस फॉर्म में आया है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। चलिए इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो सी है, लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं और सी आपको पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे सी को काट के क्या लिख देंगे? हर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लेट यू एंड हर शुड हेल्प ईच अदर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको ध्यान रखना है कि लेट के बाद हम हमेशा
ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेट के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये चीज थोड़ा दिमाग में याद रखिएगा। क्लियर? अब जरा इसी में एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा समझिए। एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रीपोजिशन लिखा हुआ मिल जाए, प्रीपोजिशन के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए टू लिखा हुआ मिल गया, इन लिखा हुआ मिल गया, विथ लिखा हुआ मिल गया, एमंग लिखा हुआ मिल गया, बिटवीन लिखा हुआ मिल गया, along with लिखा हुआ मिल गया, तो ये सब की सब क्या होती हैं? प्रीपोजिशन। अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी प्रीपोजिशन लिखा हुआ मिल जाए तो प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। आपको अगर कहीं भी प्रीपोजिशन जैसे कि टू, इन, विथ, along with, बिटवीन, ये सब वर्ड लिखे हुए मिल जाए तो प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ दे दे कि ही मीट टू सी या फिर हर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है और प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे सी का प्रयोग ना होगा, किसका प्रयोग होगा? हर का। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पे हम एक सेंटेंस और लिखा हुआ दे दें कि राम विथ ही या फिर हिम केम टू मीट माई फ्रेंड। अब अगर आप ये सेंटेंस ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रीपोजिशन विथ लगा हुआ है और विथ के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ही ना लगा के क्या लगा देंगे? हिम लगा देंगे। क्लियर? अब यहीं पे तीसरा सेंटेंस आपको लिखा हुआ दे दें कि देयर इज नो डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? झगड़ा। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन राम, चलो बिटवीन ही एंड सी। ये सेंटेंस पेपर में कई बार पूछा गया है, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन ही एंड सी। तो आप यहां पे देखेंगे बिटवीन की जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो अपने आप में प्रीपोजिशन होती है और प्रीपोजिशन के बाद हमने आपको बताया हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप यहां पे आके देखेंगे तो ही जो होता है ये भी सब्जेक्टिव है और सी भी सब्जेक्टिव है, तो ये दोनों अपने आप में क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन लिखा हुआ है तो ही के स्थान पे ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम लिखेंगे और सी के स्थान पे सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर लिखेंगे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन हिम एंड हर। क्या हो जाएगा? देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन हिम एंड हर। क्लियर? तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन अगर कहीं पे आ जाए, जैसे कि बिटवीन आ जाए, टू आ जाए, इन आ जाए, विथ आ जाए, एमंग आ जाए, along with आ जाए, तो इनके बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन हिम एंड हर। यहीं पे अगर आप आपको तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ दे दें कि मान लीजिए हम आपको फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ दे दें कि देयर इज या फिर डिस्ट्रीब्यूट the sweets among he, she and they। he, she and they। तो अगर आप इस सेंटेंस पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक वर्ड आपको लिखा हुआ मिल रहा है among। अगर यहाँ पे एमंग लिखा हुआ आ गया तो एमंग की पार्ट ऑफ स्पीच अपने आप में प्रीपोजिशन होती है और प्रीपोजिशन अपने बाद अपना क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहाँ पे ही को काट के ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, सी को काट के सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर और दे को काट के दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में याद रखना है कि अगर कहीं भी आपको कोई प्रीपोजिशन लिखी हुई मिल जाए तो प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद अपनी ऑब्जेक्ट लेती है और प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हिम हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा और यहाँ पे देम हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, जो नाउन को रिप्लेस करता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को थोड़ा आइडेंटिफाई करना जानते रहिएगा। दूसरी चीज़ आपको थोड़ा सा चार्ट जानना है कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, पजेसिव डिटरमाइनर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है।
जैसे माई क्या है, पजेसिव डिटरमाइनर, माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। थोड़ा दोनों में अंतर याद रखिएगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद जो अगला प्रोनाउन होता है, हमें ये चीज ध्यान देना है कि हम हमेशा वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे कोई प्रीपोजिशन लिखी हुई मिल जाए तो प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद अपनी ऑब्जेक्ट लेती है और प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर? यहां तक चीजें याद रखिएगा। इसके आगे हम प्रीपोजिशन की अगली क्लास कल से स्टार्ट करें।